मुकुल रॉय, जैसे आपने कहा 4 साल पहले आए थे, तो ऑब्वियसली उनको लगा कि मुझे ज्यादा प्रोमिनेंस मिलनी चाहिए, वाई शुवेंदु अधिकारी। उसी तरह से बाकी लोगों को लगा जो तृणमूल के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन थी नेताओं के बीच में, वो बीजेपी के अंदर होने लगा। और जो लोग शुवेंदु अधिकारी से कंफर्टेबल नहीं थे वो हट गए और वो उन्होंने धीरे धीरे, अभी भी बहुत लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, देखते हैं ममता बनर्जी फाइनली कितनों को वापस लेती है। मुकुल रॉय के बीजेपी छोड़ वापस टीएमसी में आने की वजह के बारे में ये कहना है नीलांजन मुखोपाध्याय का, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार, आज है शनिवार 12 जून और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करने का आदेश। कहा, ऐसा होने से प्रवासी मजदूर देश भर में कहीं भी ले सकेंगे राशन। पश्चिम बंगाल ने आधार से जुड़े सीडिंग इश्यू का दिया हवाला। अदालत बोली, बहानेबाजी छोड़कर इस दिशा में आगे काम करे राज्य। ब्रिटेन में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की मीटिंग शुक्रवार से शुरू। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस और कनाडा शामिल। मीटिंग में कोविड से उभरे मुश्किल हालात पर होगी चर्चा। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के खास न्योते पर आज मीटिंग से वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के नाराज नेता सचिन पायलट शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। फिलहाल पार्टी के किसी शीर्ष नेता से मुलाकात का कार्यक्रम नहीं। उधर बिहार में भी सियासी सरगर्मी तेज। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी से की मुलाकात। कहा, अगर एनडीए में मांझी का मन नहीं लग रहा तो महागठबंधन में स्वागत है। उमस भरी गर्मी से जूझ रही दिल्ली में इस बार समय से पहले आएगा मॉनसून। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून राजधानी में 15 जून को दस्तक देगा। पहले 27 जून तक आने का था अनुमान। 2008 में भी 15 जून तक दिल्ली आ गया था मॉनसून। अमेरिका में 18 साल की डैनिएला फ्रेजियर को मिला पुलित्जर अवार्ड। डैनिएला ने अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों निर्मम हत्या का वीडियो बनाया था। जॉर्ज की मौत के बाद अमेरिका के कई शहरों में दंगे भड़क उठे थे और दुनिया भर में ब्लैक लाइव्स मैटर के बैनर तले आंदोलन चला। अब खबरें काम की। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ईएमआई पर नहीं मिलेगी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने राहत की मांग करने वाली याचिका खारिज की। कहा, रीपेमेंट में मोरेटोरियम और ब्याज को पूरी तरह माफ करना संभव नहीं। कोविड मरीजों को 8.5% की रियायती ब्याज दर पर पर्सनल लोन देगा एसबीआई। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकेंगे ग्राहक। लोन पर किसी तरह की गारंटी भी नहीं लगेगी। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, बंगाल में बागी टीएमसी नेताओं का बीजेपी से क्यों हो रहा मोहभंग। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय से। 4 साल पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए मुकुल रॉय की घर वापसी हो गई। सीएम ममता बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी ज्वाइन कर मुकुल रॉय बोले, अभी बंगाल में जो स्थिति है उसमें कोई भी बीजेपी में नहीं रहना चाहेगा। टीएमसी के गठन के समय से ही पार्टी में रहे मुकुल रॉय कभी वहां दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे। नारदा और शारदा घोटाले में उनका नाम आने के बाद नवंबर 2017 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन हाल के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद से उन्होंने बीजेपी से दूरी बना ली थी। नीलांजन जी, चुनाव परिणामों के बाद से ही बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के कई नेताओं का मोहभंग होना शुरू हो गया है। कई नेता वापसी की गुहार लगा रहे हैं। मुकुल रॉय समेत इन नेताओं के इस मोहभंग की वजह क्या है? कई सारे कारण हैं जिस वजह से तृणमूल कांग्रेस में घर वापसी हो रही है बीजेपी से। मूल कारण यह है कि बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है वो एक टेल स्पिन में चली गई है नतीजे आने के बाद 2 मई को। शुरू में ऐसा लगा था कि बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा, कम से कम जितना 2019 में था, जिस समय उनको 18 लोकसभा के सीट आए तो थे ही, लेकिन साथ ही 121 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सेगमेंट्स में
उनकी लीडिंग्स एस्टैब्लिश हुई थी। तो बंगाल में जब से 2011 के बाद से जब से बीजेपी का जो भी प्रोग्रेस हुआ है वो प्योरली मोदी कार्ड के बेसिस पे ही हुआ है, ना कि बीजेपी का कोई ट्रेडिशनल मास बेस रहा हो। वो प्योरली मोदी और अमित शाह द्वारा ड्रिवन ही एक्सपेंशन हुआ है। तो हम प्रोग्रेसिवली देखेंगे और इसी वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी थी कि अगर 2019 में उनकी इतनी परफॉर्मेंस थी तो उसका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। और पूरे कैंपेन में जिस तरह से मोदी जी ने खुद और अमित शाह ने बहुत एम्फेटिकली कहा था कि कम से कम हमारे 200 सीटें आएंगी। मेरे कान में अभी भी अमित शाह के का जो क्लेम था वो अभी भी कानों में गूंजता है कि कम से कम 200 से ज्यादा सीटें हमारी आएंगी। तो ये जो एक ओवर कॉन्फिडेंस था, वो ओवर कॉन्फिडेंस 2019 के नीचे स्लाइड डाउन करके एक बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में स्टेट यूनिट चली गई और उसकी वजह से पार्टी में एक तरह से डिसहरे हो गया। दूसरा जो कारण था कि कैंपेन के दौरान भी क्लियर था कि बीजेपी के अंदर एक बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन था। वो जो पुराने लोग थे जिन्होंने बीजेपी को उस समय संभाला जब बीजेपी की थूथू होती थी बंगाल में, इसमें काफी लोग संघ से जुड़े हुए रहे हैं, कुछ लोग संघ के बाहर होने के बावजूद भी बीजेपी में जुड़े रहे थे थ्रू द 80s 90s के पूरे पीरियड में। आपको याद होगा कि 90s में उनके कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में जीत के आए थे, तपन सिकदार उनमें से थे। तो ऐसे जो लोग थे, तपन सिकदार की तो बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत पहले ही खत्म हो गए, लेकिन जो बाकी जो लोग थे वो उनको जगह नहीं मिली और ज्यादा प्रोमिनेंस उनको दिया गया जो तृणमूल कांग्रेस से आ रहे थे। तो एक वर्टिकल डिवाइड हो गया और चुनाव के बाद इन लोगों ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुवेंदु अधिकारी को बना दिया, ये सोचकर कि शुवेंदु अधिकारी उन लोगों को रोक पाएंगे जो तृणमूल से आए थे। तृणमूल से भी आने वाले जो लोग थे वो कोई एक सिंगल ग्रुप में नहीं आए थे, वो अलग अलग टाइम पे आए थे। मुकुल रॉय जैसे आपने कहा 4 साल पहले आए थे, तो ऑब्वियसली उनको लगा कि मुझे ज्यादा प्रोमिनेंस मिलनी चाहिए, वाई शुवेंदु अधिकारी। उसी तरह से बाकी लोगों को लगा जो तृणमूल के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन थी नेताओं के बीच में वो बीजेपी के अंदर होने लगा और जो लोग शुवेंदु अधिकारी से कंफर्टेबल नहीं थे वो हट गए और वो उन्होंने धीरे धीरे, अभी भी बहुत लोग वेटिंग लिस्ट में है, देखते हैं ममता बनर्जी फाइनली कितनों को वापस लेती है। अल्टीमेटली मुझे जो लगता है कि वो थोड़ा रिलक्टेंस दिखाते हुए जो चुनाव के दौरान जो गए थे जी बीजेपी में, उनको ग्रेजुअली ग्रजिंगली एक्सेप्ट कर लेंगी। तो और सेकंड कारण हुआ कि शुवेंदु अधिकारी को लीडर बनाया, उसकी वजह से जो ट्रेडिशनल लीडरशिप थी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि दिलीप घोष एक तरह से सिंबलाइज करते हैं, तो उनको लगा कि भाई हमको तो कैंपेन के समय में भी आपने अहमियत नहीं दी और उसके बाद में इतना खराब परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी आप मेरे को दोबारा से लीडरशिप के पोजीशंस में नहीं दे रहे, तो मेरा स्टेक क्या है, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, आखिरकार मैं मेहनत करूं और किसी और को फायदा हो, किसी और को पार्टी पोस्ट मिले, ये तो उनको लगा होगा कि ये तो कोई नॉट जस्टिस इज नॉट बीइंग डन टू मी जी। तो उसकी वजह से पार्टी पूरी तरह से फ्रेगमेंटेड है और जो बोलते हैं कि जैसे हवाई जहाज बिल्कुल टेल स्पिन पे चला गया है, उसी तरह से हालत। मुकुल रॉय पर लगे आरोपों पर ममता बनर्जी कह रही हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई का डर दिखाकर उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई गई थी। हालांकि उस समय बीजेपी पर कई सवाल भी उठे थे कि गंभीर आरोपों वाले नेता को कैसे ले लिया गया। तो क्या बीजेपी में आकर वो बेदाग हो गए और अब वापस टीएमसी में जाने पर वो सवाल कभी नहीं उठेंगे? मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपना जो कार्ड था कि हम जो करप्शन केसेस थे उसमें हम इनके तृणमूल के नेताओं के खिलाफ हम लोग केसेस को प्रूव करेंगे, उनको तो उसमें दोबारा से उलझाया जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा ओवरप्ले कर दिया है। और इन नेताओं ने माना है कि हमारी बीजेपी में रह के कोई पॉलिटिकल फ्यूचर तो है नहीं, केसेस जा नहीं रहे हैं पूरी तरह से, तो बेहतर ये है कि हम भी विक्टिमहुड का कार्ड क्यों ना खेलें, तृणमूल में चले जाएं
और अगर वो केस हम पे ठोकते हैं और हमको परेशान करते हैं तो हमको और डबल बेनिफिट होगा कि हमको बोला जाएगा कि हमको तो देखिए विक्टिमाइज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम वापस तृणमूल कांग्रेस में आ गए। तो बीजेपी की अल्टीमेटली क्रेडिबिलिटी और इरोड होगी। बीजेपी को तय करना है कि इन लोगों को जेल भेजना है या चुनाव जीतना है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी को अपने गोल पोस्ट, सही वाला गोल पोस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, वो दूसरे गोल पोस्ट पे शूटिंग कर रहे हैं। हालांकि अभी अब कहा जा रहा है कि कई और लोगों की वापसी भी हो सकती है। ममता बनर्जी बिल्कुल कह रही हैं कि ऐसे लोग जो चुनाव के पहले पैसे के वजह से या किसी और वजह से छोड़ कर गए थे और पार्टी को गाली दे रहे थे, उन्हें तो वो बिल्कुल नहीं लेंगी। लेकिन बीजेपी की बात करें तो वो इस एग्जिट को किस तरह से लेगी? क्या बाकी असंतुष्टों को मनाने की कोशिश करेगी या पार्टी का फोकस बंगाल से हटकर यूपी जैसे बाकी राज्यों पर हो गया है जहां अगले साल चुनाव होने हैं? देखिए, बीजेपी जो है ना सडनली एक ऐसे सिचुएशन में आ गई कि उसको वाकई समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा मोर्चा संभाले। सबसे बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है और वहां फिलहाल जो स्थिति है वो डबल हेडेड चैलेंज है। एक तो पार्टी के अंदर स्ट्रेट अवे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सेंट्रल लीडरशिप के बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन चल रहा है जो पूरे देश को दिखाई दे रहा है करीब 15 दिन से। ये अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। कल और आज में योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया और वो मिले हैं, अमित शाह से मिले हैं, प्रधानमंत्री से मिले हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट से मिले हैं। इसका क्या रेजोल्यूशन होता है वो अगले 3-4 दिन में पता चलेगा। क्या वहाँ पे कैबिनेट एक्सपेंशन और रीशफल होगा, क्या सेंटर के जो नॉमिनीज हैं जिनको वो चाहते हैं, AK शर्मा जैसे लोगों को, उनको कोई बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन कैबिनेट में दिया जाएगा, क्या जितिन प्रसाद जिनको बीजेपी में लाया गया विदाउट एनी कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर और स्टेट यूनिट के, क्या उनको कुछ पोजीशन मिलेगी? तो बेसिकली ये है कि किसका कहना चलेगा, सेंटर का चलेगा या योगी आदित्यनाथ जो अभी तक किसी भी किस्म के अपने मंत्रिमंडल में चेंजेस को रेजिस्ट करते आए, क्या वो अपनी पोजीशन को मेंटेन कर पाएंगे, उससे डिसाइड होगा। ऐसे भी ये रेजोल्यूशन होने के बाद 2022 में इनको बहुत चैलेंज मिलेगा क्योंकि उधर क्वाइटली समाजवादी पार्टी अपने अलायंस बिल्डिंग भी कर रही है और जैसा हमने देखा पंचायत इलेक्शंस में एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट है। बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका जो कोर वोटर है उसके अंदर भी कोविड के मिसमैनेजमेंट के चलते एक इरोजन है। तो बीजेपी मल्टीपल चैलेंजेस फेस कर पा रही है और मुझे लग रहा है कि इस समय उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि किस चीज को फोकस करें। प्रधानमंत्री मोदी और जो सेंट्रल लीडरशिप है वो खुद कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी को लेकर जो टोटल मेस हो रखा है उसको किस तरह से सुलझाएं। अभी हालांकि 7 जून को उन्होंने डिक्लेयर किया है कि यू टर्न लिया पूरा अपने वैक्सीन पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आके। तो मल्टीपल चैलेंजेस हैं और मुझे नहीं लगता कि अगले 2-4 महीने में बीजेपी जिस रफ्तार से जो उसका प्रोग्रेस हो रहा था और जो ग्रोथ हो रहा था उस रफ्तार को दोबारा छू पाएगी। लेकिन पार्टी के लिए ये एक असहज स्थिति नहीं है क्या कि एक तरफ तो यूपी और अन्य राज्यों में वो दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने यहाँ ला रही है और एक तरफ बंगाल में उसके नेता जिनको वो दूसरी पार्टी से तोड़ कर लाई थी वो छोड़कर जा रहे हैं। तो ये सवाल जब उठेंगे इन्हें कैसे एड्रेस करेगी पार्टी? मेरे ख्याल से बीजेपी धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है कि वो लोगों को लेके तो आ रही है और उसके चलते अपने पार्टी के जो ट्रेडिशनल और जो लॉयलिस्ट हैं जो कई दशकों से पार्टी में काम कर रहे हैं वो नाराज होते हैं और जो लोग नए आते हैं उनमें से सबके एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते। अब बंगाल का ही केस लीजिए, आपने शुभेंदु अधिकारी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया लेकिन आपने मुकुल रॉय को नहीं बनाया तो वो चले गए। तो मुकुल रॉय पिछले 4 साल से क्या कर रहे थे कि कोई और अचानक से पीछे से आके ज्वाइन कर ले और उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया जाए। तो उनके पर्सपेक्टिव से कि इनजस्टिस वाज डन टू हिम तो वो इसलिए वापस चले गए ममता बनर्जी के पास। तो जो लोग भी पार्टी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं उनके जहन में ये सवाल तो जरूर उठेगा। नीलांजन जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर।
1964 में अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला को सरकार के खिलाफ साजिश का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा। 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के गलत इस्तेमाल का दोषी पाया और उनके निर्वाचन को अमान्य करार दिया। 2002 में बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत। बात करते हैं मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के साथ कई राज्यों में तेज हो रहा बारिश का सिलसिला। मौसम विभाग ने केरल, बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में भी हो सकती है हल्की बरसात। अब बारी सुविचार की। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डिज़रायली ने कहा था, निराश होना अज्ञानियों का काम है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।